नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियोस में और पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मुगल बादशाह यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। और मुगल बादशाह यानी कि मुगल साम्राज्य में हम लोग दो पीरियड देखे। एक हम लोग मुगल साम्राज्य, एक हम लोग देखे थे पोस्ट मुगल साम्राज्य। पोस्ट मुगल साम्राज्य में जो मुगल साम्राज्य की स्थिति यानी कि उनकी शक्ति में जो छिन्न हो रही थी, उस छिन्नता के कारण से, प्रभावशीलता कम होने के कारण से जो है ना, बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे उसमें था अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब और बंगाल। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है लास्ट में जाते जाते आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग अवध की बात करेंगे, अवध का नामकरण जो है वो कौशल की राजधानी अयोध्या से जो है ना, अयोध्या से अवध का नाम आया है। तो अयोध्या के नाम पर जो है ना अवध का जो है नाम रखा गया। अवध का जो है नवाब यानी कि संस्थापक जो थे वो कौन थे? सादत खान थे। सादत खान जो कि एक फारसी था। और फारसी चूंकि ईरान के जो है उस समय में जो है अटैक यानी कि नादिर शाह का जो अटैक हुआ था वो शहादत खान के ऊपर में हुआ था। शहादत खान के ऊपर में अटैक हुआ। शहादत खान चूंकि एक अवध छोटे से प्रांत के जो है वो शासक थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर में तुम अटैक किए हो, तुमको यहाँ से मिलेगा कुछ भी नहीं। तुम ऐसा काम करो कि तुम जो है चूंकि मोहम्मद शाह उस समय में जो थे वो मुगल साम्राज्य के शासक थे, तो ऐसा करो कि मोहम्मद शाह पर जाके अटैक करो, तुम्हें वहां से अकूत संपत्ति मिलेगी यानी बहुत ज्यादा संपत्ति मिलेगा। तो नादिर शाह का कहना था ठीक है मैं वहां जा रहा हूँ, अगर वहां पे संपत्ति नहीं मिली यानी वहां पर जो तेरे खजाना नहीं मिला, तो मैं इधर से ही वापस लौट करके ईरान जाऊंगा और बीच में यानी कि जो है अवध को लूट करके और इसको बर्बाद करके जाऊंगा। इस पर जो होता है ना मतलब शब्द जो है सादत खान तैयार हो गए। सादत खान जो है तैयार होने के बाद जो है ये यानी कि नादिर शाह जो थे मोहम्मद शाह पर अटैक किया। वहां से लगभग इनको 70 करोड़ प्लस की संपत्ति वहां पे उस समय में मिला था। उसके बाद मयूर सिंहासन भी ये उठा ले गए। और दूसरे तीसरा जो है ये कोहिनूर हीरा भी उठा ले गए। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का जो है नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद यह वापस लौट रहा था, वापस ईरान लौटने के क्रम में इन्होंने कहा कि ठीक है, यानी कि जो है सादत खान जो होते हैं ना मतलब सजेशन दिया था, इसलिए कुछ संपत्ति यानी कि कुछ जो होते हैं ना सोने चांदी उसको भी देते हुए वापस जाऊं, है ना। इसके लिए यानी अवध आ रहा था। लेकिन अवध आने की सूचना जो होते ना सादत खान को पहले ही लग गया कि जो है नादिर शाह वापस जो होते ना अवध की तरफ आ रहा है। और यह जो है जब वापस आ रहा था उससे पहले ही जो है वो सादत खान सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद यानी इनकी मृत्यु के बाद जो है वो उत्तराधिकार की लड़ाई हुआ। उत्तराधिकार की लड़ाई में दो कंटेस्टेंट यानी प्रतिद्वंदी थे। एक था सफदरजंग और दूसरा था सुजाउद्दौला। इन दोनों की लड़ाई में यानी सुजाउद्दौला और सफदरजंग की लड़ाई में सुजाउद्दौला उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गया। उत्तराधिकार के युद्ध में तो जीत गया, लेकिन जो है यह बाद में 1764 ईस्वी में जब 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई में हम लोग देखे थे कि वहां पर तीन आदमी यानी कि तीन त्रिगुट मिलकर के जो थे ना अकेला अंग्रेज से लड़ रहा था। यानी अंग्रेज से लड़ रहा था। अंग्रेज के जो थे ना मतलब उस समय में जो मेन कहते हैं सेना नायक जो था वो कौन था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। और इधर जो है वो कौन कौन थे? एक अवध का नवाब हो गया सुजाउद्दौला। दूसरा हम लोग कहते हैं कि जो है वो हो गया अवध के नवाब हो गया सुजाउद्दौला। दूसरा हो गया है कि मतलब शाह आलम द्वितीय। और तीसरा हो गया मीर कासिम जो बंगाल से भाग करके आया था। और मीर मीर कासिम ने ही जो होते ना वो मतलब अलायंस बनाने का जो होते ना प्रस्ताव रखा था। किसके साथ? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। और दूसरा हम लोग कहते हैं मतलब जो होते ना शाह आलम द्वितीय के साथ। तो शाह आलम द्वितीय जो कि हम लोग कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के हो गए। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है अवध के हो गए सुजाउद्दौला। और तीसरा हो गया मीर कासिम। तीनों मिलके लड़ा था अंग्रेजों से। अंग्रेज के युद्ध में उस समय में सेना नायक कौन था? तो वो था हेक्टर मुनरो था।
लेकिन फिर भी जो थे ना वो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में जो थे ना ये तीन गुट जो थे वो हार गए और जो है अंग्रेज जीता। बाद में हम लोग कहते हैं कि वहां पे संधि हुई थी जिसमें कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी जो थे ना किसको प्राप्त हो गया था, तो वो हो गया था अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अवध का जो है लास्ट जो शासक था वो था वाजिद अली शाह। देखिए, वाजिद अली शाह से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेज जो थे ना वो सहायक संधि जो है, सप्लीमेंट्री ट्रीटी जो है, सब्सिडरी ट्रीटी जो है वो अप्लाई करता था, यानी कि सहायक संधि जो थे ना वो अप्लाई करता था किसी राज्य पे। उसके तहत क्या होता था, यानी कि जो सहायक संधि होता था उसके तहत जो थे मतलब मान लीजिए उस समय की जो स्थिति थी कि जो है पुरुष लोग घर के बाहर के काम करते थे और जो है महिला लोग घर के अंदर के काम करती थी। तो उस समय मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर यानी आपके राज्य के ऊपर सब्सिडरी जो ट्रीटी था थोपा गया हो, तो आप सिर्फ एक घर की गृहिणी रह जाते हैं और जो बाहर का जितने भी काम होता था वो अंग्रेज लोग करते थे। यानी सप्लाई चेन का देखने का काम जो था ना वो अंग्रेज करता था। दूसरे राज्यों के साथ आपका क्या संबंध होगा इसका निर्धारण भी अंग्रेज करता था। तीसरा, आपको सेना का जो है रख रखाव यानी कि सेना जो था ना कौन देता था, यानी सुरक्षा जो था ना वो कौन देता था, अंग्रेज देता था। लास्ट जो शासक थे यानी कि वाजिद अली शाह जो था उसको यानी कि जब वो शासक बने तो उसके लिए क्या किया, जब सहायक संधि के तहत वो जान गया था कि इनका सप्लाई चेन प्लस जो थे ना जितने भी बाहर के इनके पास जो मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए कोई राजा के पास जितनी भी होनी चाहिए वो सब जो कौन जान गया था, अंग्रेज जान गया था। वो क्या किया, सप्लाई चेन ही काट दिया। यानी वाजिद अली शाह की जितनी भी सप्लाई चेन वो अंग्रेजों ने काट दिया और बाद में सप्लाई कट होने के कारण से जो है वो राजा अपनी प्रजा को जो है सही से देखभाल नहीं कर सकता है और नहीं के कारण से वाजिद अली साहब पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी कि जो है विलायक संधि के तहत जो है ना उसको मिला लिया। यानी कि कहा किसको, यानी कि जो अवध को अंग्रेज ने अपने अंदर मतलब मिला लिया और वाजिद अली शाह को जेल दे करके जेल में ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बेगम हजरत महल जो कि 1857 की क्रांति में अवध का प्रतिनिधित्व की थी, बेगम हजरत महल उस तरह की प्रशासिका नहीं बन पाई, वो थोड़ा बकलोल टाइप की थी। इस तरह की बकलोल थी कि उनके जो नौकर चाकर होते थे वो अगर सोने चांदी बाहर में अगर धूप में रख दे तो उनके जो नौकर चाकर होते थे वो अगर उससे ले भी ले यानी कि जो सोने चांदी मतलब चुरा ले तो वो बोलते थे कि मतलब इस धूप में सूख करके जो थे ना ये छोटा हो गया और इसका वजन कम हो गया है। तो ये उस पर विश्वास भी कर लेती थी बेगम हजरत महल, ऐसा कहने में आता है। तो इस तरह की जो थी ना वो प्रशासिका यानी कि प्रभावशाली प्रशासिका नहीं बन पाई और बाद में जो थे ना वो अवध को जो है मतलब जो थे ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो थे ना उसको शामिल कर लिया गया था, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हैदराबाद का, हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो निजामुल मुल्क यानी कि चिंगलिस खान था। चिंगलिस खान जो है संस्थापक था, है ना। इनका लड़ाई यानी कि जो है मतलब हैदराबाद का लड़ाई जो थे ना वो किसके साथ था, मराठा के साथ था। मराठा के साथ लड़ाई इसमें जो होता है हम लोग देखते हैं कि मराठा के जो है पेशवा सब मतलब प्रमुख होता था। बाद में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में हम लोग छत्रपति जी के बाद लास्ट में हम लोग जब बालाजी बाजीराव के समय में आते हैं, तृतीय पेशवा था बालाजी बाजीराव, उसके समय में जो थे ना वो छत्रपति की छत्रपति का यानी कि जो छत्रपति का जो थे ना पद हटा दिया और पेशवा के पद को ही जो थे ना मान्यता दिया गया था। तो फर्स्ट जो थे ना बालाजी विश्वनाथ थे जो पेशवा थे, दूसरा जो थे ना बाजीराव प्रथम और तीसरा जो था वो था बालाजी बाजीराव। तो जब हम लोग कहते हैं कि लड़ाई हुआ था बाजीराव फर्स्ट के समय में यानी सेकंड पेशवा होते हैं उस समय में हैदराबाद के साथ लड़ाई हुआ था और उसमें जो थे ना मुंशी सेवनगांव की संधि हुई थी। और मुंशी सेवनगांव की संधि में जो थे ना, अब चौथ हम बताए थे कि मतलब मराठों के से उतने टैक्स वसूली करने के लिए सरदेशमुखी टैक्स लगता था और चौथ लगता था। जो चौथ लगता था वो 1/4 देना होता था दूसरे राज्यों को जो कि उनके अंतर्गत यानी मराठा के अंतर्गत नहीं था। लेकिन अगर मतलब मान लीजिए कि अगर मराठा के अंतर्गत कोई राज्य नहीं है
और उस पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो कहता है कि मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, इसके लिए तुम, उसके एवज में तुम्हें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और जो वो टैक्स होता था वो चौट कहलाता था। तो सिवन की संधि हुई थी, और सिवन की संधि, मुंशी सिवन की संधि के तहत जो थे ना, चौट देना हैदराबाद ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद हुआ बालाजी, जो है बाजीराव, यानी कि तृतीय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, उसके मतलब जो है समय में जो है वो क्या हुआ, झलकी की संधि हुआ। झलकी की संधि के तहत जो है ना मराठा के अपने अंतर्गत, यानी कि जो है हैदराबाद को मराठा अपने अंतर्गत ले आया। यानी कि जो है ना हैदराबाद को अपने में मिला लिया था, किसके तहत, झलकी की संधि के तहत। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब सहायक संधि जो है ना वेलेजली लेके आया था, तो लॉर्ड वेलेजली जब सहायक संधि लेके आया था, तो फर्स्ट जो संधि अपनाने वाला, यानी सहायक संधि अपनाने वाला राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद में कुछ और, हैदराबाद के लिए कुछ और तथ्य भी है कि 1947 ईस्वी में हैदराबाद जो था ना भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वो इंटरेस्ट पाकिस्तान में दिखा रहा था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वो हैदराबाद को जो है किस में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो वही है जो हम लोग देखते हैं कि मराठा जो है वो पांच भागों में प्रशासकीय दृष्टिकोण से सुलभता के कारण से युद्ध में पांच भागों में बटे थे। और वो पांच भाग था, जो ग्वालियर था, इंदौर था, बड़ौदा, नागपुर और पूना। इंदौर जो ग्वालियर का था वो ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, और जो है पुणे का जो है पेशवा था। इसी में जो है ना वो बड़ोदरा के जो गायकवाड़ था वो किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही मतलब वंशज माने जाते हैं। तो ये मराठा के उसमें भी थे, मतलब मराठा के ही वंशज है। तो इस तरह से जो है ना मराठा और हैदराबाद का हम लोग ये कहानी देखे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका देखिए, वो मतलब जो भारत में जो है विलय की नीति, यानी कि जो भारत में विलय पत्र पर जो है वो अगर देखें कि हस्ताक्षर करने वाले उन सब राजाओं को, मतलब जो है जिन जो उनका किला था वो दे दिया जाता था, जो नौकर चाकर होते थे वो दे दिया जाता था, इनके जो जमीन होते थे जो राजा महाराजा को वो भी दे दिया जाता था। लेकिन हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिनको कि कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि शुरू में वो शामिल नहीं होना चाहते थे। बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत इसको शामिल किया गया, और शामिल करने के कारण से होते ना वो क्या हो गया कि इनको कुछ भी नहीं मिला हैदराबाद को। इसके बाद हम लोग आते हैं कर्नाटका के बारे में जानने के लिए। कर्नाटका की देखिए, कर्नाटक में जितनी भी लड़ाई हुआ था उसमें दो जो होते ना प्रतिद्वंदी थे, एक था अंग्रेज और दूसरा था फ्रांसीसी। ये यहाँ की लड़ाई नहीं लड़ता था, ये जो था ना अपने यानी कि उधर का, यानी यूरोप का लड़ाई वो यहाँ पे आके कर्नाटक में लड़ता था। मान लीजिए कि आप दो कोई प्रतिद्वंदी है, तो आप कहीं और भी जो है ना वहां पर प्रतिद्वंदी है, तो अगर वहां पे कोई लड़ाई होता है तो इसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। तो कर्नाटक की लड़ाई जो है, कर्नाटक आंग्ल जो है युद्ध हुआ था, जो हुआ युद्ध था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, वही देखने को कर्नाटका के युद्ध में दिखता है। कर्नाटका का फर्स्ट युद्ध, सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध, तीन युद्ध हुआ था। उसमें हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रांस जो थे ना, फर्स्ट जो लड़ाई हुआ था वो ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए जो था लड़ाई हुआ था। यानी कि ऑस्ट्रिया में कौन उत्तराधिकार, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन बनेगा, इसके लिए लड़ाई हुआ था कर्नाटक में, है ना। तो फर्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, वियना। और वियना में जो होता है कौन जो होता है मतलब राजा बनेगा, इसके लिए लड़ाई हुआ था फर्स्ट, यानी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था, 1746 से लेकर के 1748 के बीच में हुआ था। 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था, फ्रांसीसी का युद्ध, सेंट टोपे का युद्ध जो था ना वो भारत में जो था ना वहां पे हुआ था। फ्रांसीसी इसमें जो था ना जीत गया था और अंग्रेज हार गया था, है ना। आपसी सहमति से बाद में इसका सुलझा, यानी देखिए उत्तराधिकार की लड़ाई कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया के वियना में जाके हुआ था। और लड़ाई का प्रभाव कहाँ पे दिख रहा था, भारत में दिख रहा था। वहां पे क्या हुआ, आपसी सहमति से उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो सुलझ गई। लेकिन बाद में जो था ना यहाँ पर जो सेंट टोपे की लड़ाई हुई, और यह सुलझा जो था ना मतलब जो था ना एक्स ला सापेल की संधि, यानी 1748 में हुआ था। जो प्रथम जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और संधि जो थे ना वो
1948 में हुआ था। याद रखने के इसको हम लोग एक्स लास आपेल की संधि याद नहीं रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं एलास्पा की संधि, है ना। तो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो है समझौता किसके तहत हुआ था? एलास्पा की संधि के तहत हुआ था। सेकेंड कर्नाटका के युद्ध जो हुआ, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेकेंड कर्नाटका के युद्ध जो हुआ वो 1749 से लेकर के 1754 के बीच में हुआ था। ये उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी कि जो है हैदराबाद और कर्नाटक में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई चल रहा था, और उसी के कारण से जो है ना वो सेकेंड कर्नाटका युद्ध, और जो है सेकेंड जो है आप अगर कहें तो सेकेंड एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। वो किस लिए हुआ था? देखिए यहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक में जो है ना उत्तराधिकार की लड़ाई चल रहा था। तो फ्रांसीसी जो होता है ना वो हैदराबाद में जो, चूंकि दो प्रतिद्वंदी थे, एक मुजफ्फर जंग थे और दूसरा नसीर जंग था। दूसरा हम लोग बात करते हैं कर्नाटका की, तो वहां भी जो थे दो प्रतिद्वंदी थे, एक चंदा साहिब था और जो है अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन साला था, और जो है चंदा साहिब बहनोई था। उसके बाद मुजफ्फर जंग देखिए, आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र था नसीर जंग, और जो है भतीजा था मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रहा था। और जो है इधर जो कर्नाटका में जो है वो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में लड़ाई चल रहा था। इसमें जो है फ्रांसीसी ने साथ दिया था मुजफ्फर जंग का। यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी ने साथ दिया मुजफ्फर जंग का, और कर्नाटका में साथ दिया चंदा साहिब का। इसके बाद अंग्रेज का जो क्लाइव था, इधर जो है फ्रांसीसी का डुप्ले था, और अंग्रेज ने साथ दिया था इधर हैदराबाद में नसीर जंग का, और जो है कर्नाटका में अनवरुद्दीन का साथ दिया था। अब इधर देखिए, जब हम लोग कहते हैं 1749 में फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच की सेना की सहायता से जो है अनवरुद्दीन जो है मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया फ्रेंच की सेना की सहायता से, चंदा साहिब और इनके बीच में, यानी अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई था। तो अनवरुद्दीन मारा गया। अब शासक कौन बन गया? कर्नाटका के शासक जो थे ना वो बन गए चंदा साहिब। और चूंकि अभी फ्रांसीसी पूर्ण रूप से जीता नहीं था, कारण नहीं था कि मतलब इनका लड़ाई चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में की लड़ाई था नहीं, इनको तो लड़ाई लड़ना था अंग्रेजों से। यानी कि फ्रांसीसी ने क्या किया, चंदा साहिब की सहायता से, यानी कि अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा कौन था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली, त्रिचिनापल्ली में जो होता है ना जाकर उन्होंने शरण लिया, शरण लिया। फ्रांसीसी ने जो होता है ना चंदा साहिब की सहायता से दुर्ग को पूरा घेर लिया, और घेरने के बाद जो होता है ना, अब चूंकि पूरा दुर्ग को, यानी तिरुचिनापल्ली का जो है दुर्ग को कौन घेर रखा है? फ्रांसीसी घेर रखा है। किसकी सहायता से? चंदा साहिब की सहायता से घेर रखा है। तो इसका यानी कि जो है अंग्रेज का, यानी कि जो है अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में लड़ रहा था। क्लाइव जो होता है ना इस यानी कि घेरे को भेद नहीं सका। तो इसलिए वो दबाव कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटक की राजधानी जो है, वो कर्नाटक की राजधानी थी अर्कटा, अर्कटा में परिवर्तन अधिकार कर लिया। अर्कटाइक पे अधिकार करने के कारण से बाद में हम लोग देखते हैं कि वो अंग्रेज का ही जीत हुआ था, और फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। इधर हैदराबाद की लड़ाई में देखते हैं, हैदराबाद किसके किसके बीच में था? मुजफ्फर जंग और नसीर जंग के बीच में था। यहाँ पर जो है आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद जो है वो हम लोग कहते हैं मुजफ्फर जंग उसका भतीजा था, और नसीर जंग जो होता है ना उसका पुत्र था। नसीर जंग जो कि हम लोग इसका जो है सपोर्ट कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था, और अंग्रेज के प्रतिनिधि कौन थे? वो क्लाइव था। और जो है उधर मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांसीसी कर रहा था। तो 1750 ईस्वी में आकर के जो होते हैं फ्रेंच की सेना से लड़ाई करते करते नसीर जंग की मृत्यु हो जाती है, नसीर जंग मारा जाता है। उसके बाद बचा कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ही जो होता है ना वो क्या होता है कि मतलब हैदराबाद का शासक बनता है। हैदराबाद के शासक बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये युद्ध का फाइनल जो रिजल्ट रहता है वो इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांसीसी हार जाता है। फ्रांसीसी हारने के कारण से डुप्ले को जो होता है फ्रांसीसी गवर्नर के पद से वापस बुला लिया जाता है, और उसके बदले में गोडेह को आंग्ल फ्रांसीसी गवर्नर बना करके यहाँ पर भेजा जाता है। तो इस तरह से जो है ना कर्नाटका के जो है द्वितीय जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो कि कर्नाटका में हुआ था, कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो होती है। और जो संधि हुई थी कर्नाटका की, जो लड़ाई का संधि हुआ था, ये पांडिचेरी की संधि से युद्ध ने ये खत्म हुआ था, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक का युद्ध। इसके बाद तृतीय का जो है आंग्ल कर्नाटक का युद्ध जो है, इसमें देखिए
फर्स्ट में जो है लड़ाई हुआ था तो फ्रांसीसी जीता था, तो फ्रांसीसी का उत्साह ज्यादा था, और उत्साह ज्यादा होने के कारण से जो थे ना वो क्या किया था कि सेकंड जो थे ना एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध किया था। और जो है उसके बाद जब इसकी यानी द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, विजय होने के कारण से जो है अंग्रेज अति उत्साहित था, अति उत्साहित था। तो इसमें फिर तृतीय आंग्ल कर्नाटक यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर के 63 के बीच में हुआ था, उसका ही एक भाग था, जो कि यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। लड़ने के बाद हम लोग ये पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। इसमें जो है यानी फ्रांसीसी जो थे ना पूर्णतः पराजित हो गया। और फ्रांसीसी इसके बाद जो थे ना यहाँ पे दो सिर्फ जो उनका क्षेत्र था वो पांडिचेरी और चंद्रनगर को छोड़ करके इनके सारे राज्य जो थे ना वो ले लिया गया था। और पांडिचेरी या चंद्रनगर ही इनके पास बचा था, जिसमें कि टाउनशिप प्लानिंग जो थे ना वो फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। और हम लोग देखते हैं कि टाउनशिप प्लानिंग जो है पांडिचेरी का कौन किया था, तो वो फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था 1954 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ये था कर्नाटका के। कर्नाटका में तीन युद्ध लड़े, कर्नाटका की तीन युद्ध हुआ। तीन युद्ध में फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो क्या मतलब किसकी संधि, एलास्पा की संधि हुई थी। और उसमें जो थे ना वो उत्तराधिकारी की लड़ाई था। कहाँ का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाई जो थे ना वो भारत में फर्स्ट जो थे ना आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में देखा गया। और इसमें जो थे ना एलास्पा की संधि हुई थी। सेकंड हम लोग देखते हैं कि यहीं पे उत्तराधिकार की लड़ाई थी हैदराबाद और कर्नाटका की, जिसमें कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नसीर जंग के बीच में हुआ था। और कर्नाटका में जो था ना चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। अनवरुद्दीन को यानी कि जो है फ्रांस ने अनवरुद्दीन को जो था ना हरा दिया, मार दिया। उसके बाद में जो था ना अनवरुद्दीन का बेटा था वो मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली जो भाग के त्रिचिनापल्ली में जो था ना शरण लिया था। बाद में उस यानी दुर्ग को यानी कि उस किला को घेर लिया गया। किला को घेरा हुआ जो था वो क्लाइव ने जो था ना वो क्या कर सका, भेद नहीं सका। इसलिए जो तुमने कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर जो थे ना वो उसने मतलब अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो थे ना हम लोग देखते हैं इधर हैदराबाद में, तो हैदराबाद में देखते हैं कि नसीर जंग था और मुजफ्फर जंग था। नसीर जंग जो थे ना फ्रांसीसी सेना के साथ लड़ते लड़ते वो हार गया। और फ्रांसीसी सेना के साथ लड़ते लड़ते वो मारा गया। और उसके बाद में जो थे ना मुजफ्फर जंग जो थे ना वो क्या बना, यानी कि यहाँ पर जो था ना एक पुत्र और एक भतीजा के बीच में लड़ाई था। आसफ जाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था नसीर जंग और भतीजा था मुजफ्फर जंग। तो यहाँ पर पुत्र और भतीजे के बीच में लड़ाई था। नसीर जंग जो कि उसका पुत्र था वो मारा गया, और बाद में मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद का शासक बना। इस हार के कारण से जो था ना बाद में देखते हैं कि आफ्टर ऑल जो है फ्रांसीसी हार गया था और अंग्रेज जीता। अंग्रेज फ्रांसीसी हार गया, इसलिए डुप्ले को जो था ना फ्रांसीसी गवर्नर के पद से वापस बुला लिया गया। और गोडे को जो है वो क्या पर जो है आंग्ल फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा था। इस युद्ध का अंतिम जो है संधि हुआ था पांडिचेरी का संधि, जो हम लोग कहते हैं सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो है समझौता कब हुआ था, तो 54 में जाकर के हुआ था। और यह किस संधि की, यानी पांडिचेरी के संधि के तहत युद्ध नहीं ये खत्म हुआ था। बाद में हम लोग तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। और ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक भाग था, जो कि 1756 से लेकर के 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और उसी में 1759 में युद्ध में ये तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज वो अति उत्साहित था और वो लड़ा भी। द्वितीय बार यानी कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बाद जो है यानी कि फ्रांसीसी के हारने का मेन एक कारण था। देखिए अंग्रेज अपना पैटर्न चेंज कर रहा था लड़ाई का, लेकिन कभी भी जो था ना फ्रांसीसी अपने पैटर्न चेंज नहीं किया, जिसके कारण से अंग्रेज उसकी जो था ना रणनीति जान गया था। और अंग्रेज जो था ना द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में जीता था। तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट किसकी संधि हुई थी, एलास्पा की संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तृतीय युद्ध में हम लोग ये लड़ाई तो हुआ था, बंडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। और जो है संधि जो हुआ था यहाँ पर तृतीय संधि हुए थे, पेरिस का समझौता के साथ ही यह समाप्त हो गया था। तो इसके बाद युद्ध में फ्रांसीसी के पास दो क्षेत्र बचा, एक पांडिचेरी और तीसरा दूसरा युद्ध में वो चंद्रनगर का बचा। फ्रांसीसी मार्टिन जो थे ना वो टाउनशिप प्लानिंग किया था पांडिचेरी का, है ना। ये था आपका, हम लोग कर्नाटका के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग आते हैं मैसूर के बारे में। तो मैसूर के बारे में जब आप देखेंगे तो मैसूर यहाँ पे है मैसूर का।
मैसूर में भी जो था ना, मैसूर में दो देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि मतलब क्या होता है, हैदर अली था। तो मैसूर का जो संस्थापक हम लोग हैदर अली, हैदर अली में देखते हैं कि ये इनका फ्रांस के साथ अच्छा संबंध था। फ्रांस के साथ अच्छा संबंध कारण ये एक था कि अंग्रेज इनके साथ मतलब दुश्मनी कर रखा था। और अंग्रेज का दुश्मन कौन था? फ्रांस था। तो दोस्त का दोस्त क्या होता है, यानी कि सॉरी, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। अंग्रेज का दुश्मन कौन था यहाँ पर जो था ना? मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान। और वहां पर जो था ना, अंग्रेज का दुश्मन कौन था? फ्रांसीसी था। तो इसीलिए दोस्त का दो, सॉरी मैं भूल गया, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तो फ्रांसीसी के साथ जो होता है ना, वो हैदर अली का बॉन्डिंग अच्छा था, फ्रांस के साथ इनका अच्छा संबंध था। जिसके कारण से देखते हैं कि मतलब यानी कि मैसूर में जितने भी जो होते हैं ना, फ्रांस के साथ इन्होंने जो होते हैं ना, मतलब नौसेना का जो होता है ना, इन्होंने सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद जो होते हैं ना, नौसेना के साथ इन्होंने बाद में जो होते हैं ना, अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने जो होते हैं ना सुदृढ़ीकरण किया। इनका फर्स्ट लड़ाई जो हुआ था, प्रथम जो है मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 ईस्वी में हुआ था। और यह संधि यानी मद्रास की संधि के साथ वो खत्म हुआ था। यानी कि इसका इसमें विजय कौन रहा था? हैदर अली। ये किसके किसके बीच में हुआ था? अब देखिए, मैसूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैसूर में हम लोग कहते हैं कि मैसूर में कौन था? हैदर अली था और टीपू सुल्तान था, दो शासक थे। पहले था हैदर अली, हैदर अली का ही उत्तराधिकार कौन बना था? टीपू सुल्तान बना था। तो हैदर अली और मतलब जो था ना, अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इसमें कि हैदर अली जीत गया। और हैदर अली जीतने के बाद जो था ना, इन्होंने एक संधि किया था, और वो संधि था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो होती है ना, वो अपना हिसाब से, यानी हैदर अली ने अपने हिसाब से डिराइव करवाया था। जिसके कारण से जो था ना, अंग्रेजों को यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ना जो है, वो एक क्या बना था? मजबूरी बन गया था। उसमें मतलब नीचा दिखाया गया था। यानी मैसूर का यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो थे ना, हैदर अली जो ये देखते हैं मैसूर में फर्स्ट जो यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, उसमें वो हुआ था 1767 से लेकर के 1700 जो है 69 के बीच में हुआ था। यानी कि 67 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। और यह कि संधि के यानी कि मद्रास की संधि के तहत ये होता ना, यह फिर से बाद में सुलझ गया था। देखिए, इसमें मद्रास की संधि में क्या था कि हैदर अली जो जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मर डिराइव किया था, उसके तहत जितना अंग्रेजों को नीचा दिखाया गया था। अंग्रेज को नीचा दिखाने के कारण से होता ना, आंग्ल मैसूर युद्ध यानी सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 80 से 84 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में हुआ था, वो अंग्रेजों के लिए एक जो है मतलब इज्जत प्रतिष्ठा की बात बन गई थी कि वो लड़ाई करना ही है। इसके तहत यानी कि जो है मद्रास की संधि में ही जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध छिपा हुआ था। और उसके कारण से जो था ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और उसमें जो था ना, हैदर अली मारा गया। हैदर अली के यानी कि जो था ना, मरने के बाद उसका उत्तराधिकार हुआ टीपू सुल्तान, है ना? टीपू सुल्तान। और दूसरा जो संधि हुआ था, वो मंगलोर की संधि हुई थी। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि मद्रास की संधि हुई, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है मतलब युद्ध का काल, मतलब काल जो था वो 1767 से लेकर के 69 था। उसके बाद सेकंड जो है मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था। और वो किसके बीच में हुआ था? तो आपको यानी कि जो है हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था, जो उस समय में जो गवर्नर जनरल थे। और उसमें जो थे ना, मैंगलोर की संधि हुई थी। हैदर अली मारा गया। उसके बाद जो थे ना, टीपू सुल्तान जो थे ना, वो क्या बना? उसका उत्तराधिकारी बना। यानी कि जो है मैसूर का जो थे ना शासक कौन बना? टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान ऐसे मतलब जो थे ना, अगर धार्मिक रूप से देखे तो वो बहुत ही सहिष्णु था। उन्होंने अपने अंगूठी पर जो थे ना, राम का नाम भी लिखवा रखा था। थर्ड, उनका जो होता है ना, मतलब फ्रांस में जो होता है ना, जैकोबिन क्लब नाम की जो पार्टी थी, गर्म दल की पार्टी थी, उनका उन्होंने सदस्यता भी ले रखा था, है ना? लेकिन थर्ड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। उस समय में गवर्नर जनरल जो थे वो कार्नवालिस थे। और मतलब उसके बाद उस समय में यानी कि थर्ड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में
जो टीपू सुल्तान के दो बच्चे थे उनको भी जो था ना क्या किया, बंदी बना लिया गया था। और इसमें हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 में हुई थी। 1792 में जो टीपू सुल्तान, यानी इसमें क्या किया कि टीपू सुल्तान को सिर्फ एक शासक ही बस रहने दिया, और उसके बाद उनकी जितनी भी स्वतंत्रताएं थी वो छीन ली गई थी। इसमें जो था ना उनको, टीपू सुल्तान को 1 लाख से बड़ी सेना नहीं रखने दे पा रहा था। उसके बाद नौसेना, गोला बारूद पर रोक लगा दिया गया था, सभी तरह से इनको कमजोर कर दिया गया था। और विदेशी संबंध इनको रखना नहीं था, इस तरह की जो है सारे प्रतिबंध, जिस तरह से जो थे ना उस समय में हैदर अली ने प्रथम जो है मद्रास की संधि में अपनाया था, उस तरह से जो था ना यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों ने मतलब टीपू सुल्तान के मतलब टीपू सुल्तान के साथ वो आंग्ल मैसूर जो है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो होता है ना वो श्रीरंगपट्टनम संधि अपनाई। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो थे ना वो हैदर अली को, यानी कि जो टीपू सुल्तान को युद्ध करने के लिए जो बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इनके पास तो कोई शक्ति ही नहीं था। तो एक हो गया फर्स्ट मद्रास की संधि, जो कि हम लोग कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो थे 1700 जो है, हम लोग देखते हैं कि 1769 में जो है वो हैदर अली और ने अपना परफॉर्मा डिराइव करके मद्रास की संधि किया था। और मद्रास की संधि के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा बेंगलोर की संधि, तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं फोर्थ, फोर्थ में जब लड़ाई हुआ था तो उसके बाद जो है 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान इसे मारा गया। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो अंग्रेज, भाई अंग्रेज ही अंग्रेज है, क्योंकि वो उसके बाद कोई शासक ही नहीं बचा है ना। अब अगर हम लोग टीपू सुल्तान की बात करें तो देखिए धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु आदमी था। उन्होंने अपने अंगूठी पे यानी रिंग पे जो थे ना उसने क्या लिखवा, राम लिखवा रखा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित थे, यानी चारों पीठ, है ना, मतलब मैंने बताया था एक तो मतलब जो था ना इसको रिवीजन करने के लिए देखिए, श्रृंगार करके गांव की ज्योति जो होते हैं ना वो शारदा लगती है। तो श्रृंगार करके यानी सिंगेड़ी पीठ है ना, मैसूर में कौन सा पीठ था, सिंगेड़ी पीठ था। उसके बाद गोवर्धन पीठ था, है ना, आगे बढ़ते जाइए। गोवर्धन पीठ के बाद जो थे ना ऊपर जाइए, है ना, तो क्या बात है, गाँव की, है ना, गाँव की जो थे ना वो क्या लगती है, शारदा लगती है ना, ज्योति। तो कौन सी, यानी कि पहला हो गया सिंगेड़ी पीठ, दूसरा हो गया गोवर्धन पीठ, तीसरा हो गया ज्योतिष पीठ, है ना, ज्योतिष पीठ। और उसके बाद जो है ना वो चौथा जो है ना वो कौन सा पीठ हो गया, शारदा पीठ हो गया, है ना, जो कि द्वारका में। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया था। तो इन्होंने श्रृंगेरी पीठ का जो है ना पुनर्निर्माण भी करवाया था, यानी कि जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चारों पीठ में से एक पीठ था मतलब मद्रास में, तो उसका जो था सॉरी मैसूर में, तो वहां पर जो था उसने क्या किया था कि इनका निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था। फ्रांस के दो पार्टी थे, एक था नरम दल की पार्टी, दूसरा था गरम दल की पार्टी। जो नरम दल का पार्टी था उसको हम लोग जीरोधिस्त, एक मिनट यहाँ पे, जो नरम दल का पार्टी था उसको जीरोधिस्त पार्टी कहते हैं, नरम दल की पार्टी। और दूसरा जो था वो जैकोबियन पार्टी था। जैकोबियन पार्टी के यानी कि जो गरम दल के थे उनका सदस्यता कौन ले रखा था, टीपू सुल्तान ने उसका सदस्यता ले रखा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। चतुर्थ जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध में उनका हुआ था, है ना। उसके बाद हम लोग मैसूर के बाद जो थे ना हैदराबाद हो गया, हैदराबाद कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बंगाल। बंगाल में हम लोग देखते हैं बंगाल के संस्थापक कौन था। तो बंगाल का संस्थापक जो है वो कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था। नवाब था, बंगाल का नवाब था, मुर्शीद कुली खां था। फेमस लेकिन सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला मतलब फेमस था। सिराजुद्दौला का जो था ना कुछ लफड़ा था। लफड़ा मतलब इनका जो है चाची जो थी वो घसीटी बेगम थी, और घसीटी बेगम के साथ इनका नोक था। ये कंप्रोमाइज के लिए भी तैयार थे, किनके साथ, घसीटी बेगम के साथ, लेकिन घसीटी बेगम ही कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुई। इनका जो था ना लड़ाई इनके अपने वित्त मंत्री यानी कि राजकोषीय अध्यक्ष जो थे वित्त मंत्री राजबल्लभाचारी के साथ भी इनका लड़ाई था, यानी कि जो है मतलब इनका अनुबंध था। इसी बीच में जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इधर, मतलब जो है क्या है, मतलब जो है सिराजुद्दौला जो होते हैं ना अपनी चाची घसीटी बेगम और जो वित्त मंत्री है जो है राम राजबल्लभाचारी, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और उधर अंग्रेज जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, बंगाल में जो होते हैं ना फोर्ट विलियम विलियम ऑफ ऑरेंज नामक जो होता है ना वो किले का निर्माण करवा रहा था, फोर्ट विलियम का निर्माण करवा रहा था अंग्रेज।
इन्होंने यानी कि सिराजुद्दौला का गुस्सा चढ़ा, सिराजुद्दौला गया वहां पर जो है 146 जो थे ना अंग्रेज को वहां से जो थे ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मतलब संस्थापक इनका कौन था, मुर्शीद कुली खान था, है ना, नवाब था। फेमस सिराजुद्दौला हो गया। राजधानी जो थे ना पहले ढाका, फिर बाद में मुर्शिदाबाद, फिर बाद में मुंगेर बना, है ना। हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कहते हैं कि सिराजुद्दौला की यानी कि फेमस था, और इनका जो है लड़ाई झगड़ा किसके साथ था, चाची जो इनकी घसीटी बेगम थी उनके साथ, और इनके जो वित्त मंत्री थे राजकोषीय अध्यक्ष राजबल्लभाचारी, उनके साथ इनका लड़ाई चल रहा था। लेकिन लड़ाई के बीच में जो था ना, ये इधर लड़ाई कर रहे हैं घसीटी बेगम और जो है राजवल्लभाचारी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इधर जो होता है ना फोर्ट विलियम का यानी कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज का जो है निर्माण कौन करवा रहा था, अंग्रेज करवा रहा था। इनको यानी सिराजुद्दौला गुस्सा चढ़ा। उन्होंने जो है वहां पर जो निर्माण कर रहे 146 अंग्रेज को पकड़ा और एक जो काल कोठरी में डाल दिया। एक काल कोठरी में डालने के बाद इसी को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, और ये हुआ था 20 जून 1756 को ईस्वी को हुआ था। इसमें यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है, 146 ईस्वी को 146 लोगों को डाल दिया अंग्रेजों को। बाद में जब सुबह में खोला तो उसमें सिर्फ 123 लोग जो थे ना मारे गए, और सिर्फ 23 लोग जो थे ना उसमें से बाहर निकल पाए थे। और जो है यही काल कोठरी यानी कि जो है इसी का नाम दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी नाम दिया गया। ये कब हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो 23 आदमी को उसमें से बचे थे, उसमें एक जो इतिहासकार था वो हॉर्नबेल था। हॉर्नबेल जो थे ना वो इतिहासकार था, बाद में उनका हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, मतलब जैसे देखिए रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल भेजा गया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेनापति मीर जाफर, देखिए अब हम लोग कहते हैं कि मीर जाफर और मीर कासिम के बीच में, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था यानी कि जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, है ना। मीर जाफर और मीर जाफर और मीर कासिम की कहानी से पहले हम लोग सिराजुद्दौला की कहानी पढ़ते हैं, है ना। तो पलासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और पलासी के युद्ध में जो था ना सिराजुद्दौला ने भाग लिया, है ना। सिराजुद्दौला और जो इधर था वो कौन था, आपका अंग्रेज था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुआ था, पलासी के युद्ध हुआ था। और पलासी जो है वो कहाँ पे है, भागीरथी नदी के किनारे है। और इसमें जो है सिराजुद्दौला के साथ यानी कि इनका अपना जो सेनापति था मीर जाफर, वो जाके अंग्रेजों के साथ मिल गया था। कारण मिलने का कारण था मतलब उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, बता दिया कि मतलब अंग्रेजों इनको प्रलोभन दिया कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे, अगर हमारे साथ आप काम करेंगे तो मैं आपको वहां का नवाब बना दूंगा, और नवाब बनने के बाद सारे संपत्ति तो आप ही के पास रहेगा। तो भाई इनके मन में लालच था, इन्होंने मीर जाफर ने क्या किया, उसका साथ ना देकर, सिराजुद्दौला का साथ ना देकर उसको मरवा दिया, रास्ते में ही मरवा दिया था। किसने, मीर जाफर ने, किसको, सिराजुद्दौला को। मरवाने के बाद जो तुमने नवाब बना दिया अंग्रेजों का, जिस तरह से कहे अनुसार, एक सैद्धांतिक कहे अनुसार मीर जाफर को जो थे ना वो बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल बनते ही जो थे ना अब मोटा रकम जो है किसको, अंग्रेजों को जाने लगा। बाद में जब मीर जाफर ने देखा कि भैया सब कुछ तो यही मतलब अंग्रेज ही ले रहे हैं, एक दस्तक होता था, दस्तक के तहत जो होता है तो अंग्रेजों को यानी कि जो है दस्तक के तहत जो होता है ना मतलब जो टैक्सेशन होता था उसमें छूट मिलता था। अंग्रेज लोग क्या करते थे, उस दस्तक का प्रयोग गलत तरीके से करते थे। पहला तो अपना टैक्स वो भरते नहीं थे, साथ में वो दस्तक पास दे करके दूसरे को भी कहते थे तुम टैक्स भरने की जरूरत नहीं था, ये पास ले जाओ और तुम अपना सामान का जो होता है ना जो भी आयात निर्यात कर सकते हो ये इसके थ्रू कर सकते हो। तो मीर जाफर जो थे ना मतलब सोचा कि यार, तो एक तो सबसे पहले आमदनी का स्रोत नहीं रहने दिया, सारे आमदनी का जो है सारे हिस्सा लेने मैक्सिमम हिस्सा वही लेके जाता है। दूसरा हमारे पास जो है साधन जो आमदनी का है उसको भी ये रोक लगा रहा है। मीर जाफर जो है ना उसके अगेंस्ट में होने लगा। मीर कासिम जो होता ना मतलब मीर जाफर को देखा कि भाई अंग्रेज लोग देखे ये तो हमारे से खिलाफ जा रहा है, उनके ही दामाद थे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर जाफर को हटा दिया, है ना। अब मीर कासिम था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो राजधानी को जो होता है ना मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। अब वो क्या हो गया, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, है ना, बोला कि मतलब यही रखेंगे तो फिर जो था अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा, उन्होंने मुंगेर ले आए। उसके बाद जो था ना उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, यानी मीर कासिम जो था वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब चूंकि मीर कासिम जो है वो हमेशा जो था ना वो किसके यानी कि जो है कहे अनुसार यानी अंग्रेज के कहे अनुसार नहीं चला, जिसके कारण से जो था ना मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया।
नवाब बनते ही मीर कासिम भाग करके गया किसके पास, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और यहाँ पर जो थे ना हम लोग शाह आलम द्वितीय, और तीसरा जो था वो था आपका मीर कासिम। यही तीनों मिल करके जो थे ना 7 साल के बाद 1764 ईस्वी में जो थे ना किसके साथ, यानी बक्सर का लड़ाई लड़ा। और बक्सर के लड़ाई में जो थे ना ये तीनों के जो सेना था सम्मिलित रूप से उनको अंग्रेज मतलब जो है हरा दिया। और हराने के बाद जो थे ना वो 1765 ईस्वी में जो थे ना वहां पे संधि हुई थी, जिसके तहत जो थे ना वो बंगाल, उड़ीसा और जो है बिहार का तीनों का दीवानी किसको देना पड़ा था, दीवानी अधिकार किसको देना पड़ा था, तो अंग्रेजों को देना पड़ा था। हम लोग ये बात कर चुके हैं। और किसके, यानी अंग्रेज जो लड़ रहा था वो किसके जो थे ना मतलब किसके जो थे नेतृत्व में, तो वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंजाब की, है ना। पंजाब में जो था ना सिखों की, अब देखिए पंजाब के मेनली जो है हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिखों की जो सिखों के छोटे छोटे टुकड़ी होता था, सैनिक टुकड़ी, यानी सिखों की टुकड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। सैनिक की टुकड़ी में सिखों की छोटे छोटे टुकड़ी होते थे, इसको मिसल कहा जाता था। और मिसल का यानी कि सबसे प्रमुख जो मिसल था इसमें सुकर चकिया मिसल था। सुकर चकिया मिसल क्योंकि इसमें राजा रंजीत सिंह थे। और राजा रंजीत सिंह ही जो है इसमें इनका जो मतलब लड़ाई हुआ था राजा रंजीत सिंह का, वो हुआ था अफगान के शासक जमान शाह से। जमान शाह से जो इनका लड़ाई हुआ था, जमान शाह इन पर तोप तान दिया, तोप तान दिया, और तोप मारने वाला था, लेकिन तोप जो थे ना वहां पे जो है वो गिर गया सतलज नदी में। तो अब सतलज नदी में जमान शाह तोप मार रहे थे, किसके ऊपर मार रहे थे, रंजीत सिंह के ऊपर में मार रहा था। सतलज नदी में जो तोप गिर गया, मतलब रंजीत सिंह ने क्या किया, इन तोप को निकलवा करके जमान साहब को भेज दिया कि लीजिए आपका तोप मार रहे थे हम पे, अब यह तोप जो थे ना आप ही वापस ले लीजिए। बाद में खुश हो करके मतलब जो है जमान शाह ने इनको लाहौर जो है वो मतलब गिफ्ट के तौर पे दिया था। इनको जमान शाह खुश होकर के उपहार स्वरूप इनको लाहौर दे दिया, है ना। लाहौर मतलब जिसको कि बाद में रंजीत सिंह ने जो था राजधानी बनाया, है ना। हरमिंदर सिंह यानी कि जो है हरमिंदर, हरमिंदर यानी कि जो अमृतसर, अभी हम लोग गुरुओं की बात करेंगे तो वहां पर जो हम लोग कहते हैं कि वहां पे चौथे जो मतलब गुरु थे अमरदास की बेटी थी, उनको जो थे ना लगभग 500 बीघा लगभग जो थे ना जमीन अकबर ने दिया था। उसी में जो थे ना इन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसका नाम अमृतसर, बाद में वहाँ नगर बसाया, है ना। तो हरमिंदर जो है वहाँ पे जो तालाब थे उसमें जो है जो बनाई गई थी वो मतलब उसी हरमिंदर को सोने की चादर से उसका जो है नाम स्वर्ण मंदिर हो गया। हरमिंदर का नाम जो है ना वो क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया था, चूंकि ऊपर में सोने का चादर चढ़ाए थे तो हरमिंदर का नाम क्या हो गया, वो सो मतलब मतलब क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया था। अब देखिए मतलब एक था जिसके मतलब रंजीत सिंह के बाद बना था खड़ग सिंह। खड़ग सिंह जो है वो रंजीत सिंह का और जो है महारानी जो थे ना दत्तार का जो थे ना वो बेटा था, कौन, खड़ग सिंह। खड़ग सिंह का पीरियड उतना अच्छा नहीं रहा। खड़ग सिंह के बाद हम लोग देखते हैं इनका जो उत्तराधिकार था नौनिहाल, है ना। नौनिहाल का जो है और एक सेनापति था जो जिसका नाम ध्यानचंद था। ध्यानचंद चूंकि वो बहुत ही मतलब वो किसी भी राजा को मार देता था, है ना, उस तरह का वो था। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं कि शेर सिंह था। शेर सिंह का बेटा था दिलीप सिंह। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो है इनका युद्ध हुआ था किसके साथ, अंग्रेजों के साथ हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के साथ। वह डलहौजी ने अपना सेनापति चार्ल्स नेपियर को भेजा। चार्ल्स नेपियर ने दिलीप सिंह को हरा दिया, और इसमें जो था ना कोहिनूर हीरा लेकर डलहौजी को दे दिया। और यही जो है डलहौजी जो था ना बाद में किसको दे दिया, रानी को दे दिया। और रानी मुकुट पे अभी जो है पहनती है, मतलब पहनती थी, रानी तो अब चली गई है ना। अंतिम शासक जो था वो कौन था, दिलीप सिंह था। किसका बेटा था, शेर सिंह का बेटा था, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प नीति के तहत युद्ध में हड़प लिया कि पत्नी के पेंशन देकर कश्मीर के शेखपुरा भेज दिया और बेटी को लंदन भेज दिया, है ना। अभी इसमें हम लोग देखें कोहिनूर हीरा का अगर हम लोग देखें इतिहास, तो कोहिनूर हीरा का जो तो पहले गोलकुंडा के खान से यानी कि हैदराबाद से निकला हुआ था। वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने जो तो ना इससे मतलब प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, हैदराबाद से जो गोलकुंडा खान से निकला था तो उससे प्राप्त किया था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बाद जो थे ना अलाउद्दीन खिलजी का जब पीरियड आया तो उन्होंने अपने जो सेना नायक थे मलिक काफूर, जो ट्रांसजेंडर था, बहुत ही शक्तिशाली था। मलिक काफूर जो है दक्षिण के विजय के क्रम में प्रताप रुद्रदेव से जो तुमने क्या लिया था, वो
मतलब कोहिनूर हीरा लिया जाए। इसके ऊपर मतलब जो है ना इसके संदर्भ में कुछ जो है भ्रांति भी है कि अगर यह किसी महिला के पास रहता है तो राज्य साम्राज्य का विस्तार होता है, और जो पुरुष के पास रहता है तो उस साम्राज्य का विनाश हो जाता है। उसके बाद मलिक काफूर जो है किसको दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खला खिलजी के बाद हम लोग देखते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदी, उस तरह से दिल्ली सल्तनत तो चलता गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनसे यानी लोदी के बाद, यानी लोदी वंश के बाद जो तुम्हें मालवा के शासक जो तुम्हें तोमर वंश के पास चला गया। मालवा के शासक तोमर वंश के पास, जिसको हम लोग डोंगरेंद्र जो है डोंगरेंद्र जो सिंह थे उनके पास जो थे मालवा शासक के पास गए। मालवा के बाद जो थे मुगल के पास गए। मुगल के बाद जो थे मुगल में हम लोग कहते हैं मोहम्मद शाह के साथ में हम लोग देखे थे कि उस समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और नादिर शाह जो थे ना वो किसको यानी कि जो है मयूर सिंहासन और प्लस जो थे ना वो क्या लेके, यानी कोहिनूर हीरा और प्लस 70 करोड़ के आसपास संपत्ति का जो थे ना लेके वो ईरान चला गया, है ना। उसी में हम लोग अवध के नवाब सादत खान के बारे में भी पढ़ा था। उनको देने आया था कि भैया तुम ले लो, लेकिन बेचारे पहले ही सुसाइड कर लिए, है ना। तो उनका तो कहानी खत्म हो गया था सादत खान के बाद, है ना। सादत खान का खत्म हो गया, इसके बाद ये अपना सारे संपत्ति लेकर कहाँ चला गया था। नादिर शाह का जो जो इन्होंने संपत्ति मोहम्मद शाह से प्राप्त किया वो सारे संपत्ति लेकर के ईरान चला गया, है ना। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद यानी कि मोहम्मद शाह के बाद नादिर शाह, लास्ट मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भी मोहम्मद शाह ही था। और जो है उनके पास जो कोहिनूर हीरा था वो भी लास्ट मोहम्मद शाह के पास ही था। उसके बाद नादिर साहब लेके चला गया। उसके बाद आया अहमद शाह दुर्रानी, अफगानिस्तान के जो थे शासक थे। और इन्हीं का जो थे ना वो मतलब उत्तराधिकार शाह सूजा था। शाह सूजा जो थे ना, शाह सूजा के समय में जो थे ना उस समय में जो थे ना मतलब इनका एक अफगानिस्तान मतलब एक कश्मीर के जो शासक थे जो है अता मोहम्मद ने ये शाह सूजा को जो है ना वो किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया। इसके यानी कि जो है इनकी जो मतलब महारानी थी, यानी कि जो है यह अफगानिस्तान की जो है शासिका थी, उनका नाम था वफा बेगम। वफा बेगम ने जो है ना रंजीत सिंह के पास आया और रंजीत सिंह को बोला कि अगर आप हमारे मतलब जो है शाह सूजा को अगर वापस रिटर्न दिलवा देते हैं तो मैं आपको कोहिनूर हीरा वापस दे दूंगा। तो अब रंजीत सिंह के पास यह कोहिनूर हीरा इस तरह से आया था। रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज जो थे ना उनको लेकर के गया, है ना। बाद में हम लोग दिलीप सिंह जो थे ना लास्ट शासक बने, और दिलीप सिंह से उठा करके लेके चला गया कौन, अंग्रेज लेके गया। और अंग्रेज जो था ना रंजीत सिंह से जो था ना अंग्रेज लेके चला गया। और अंग्रेज रंजीत सिंह से ही लेके गया था अंग्रेज। और लास्ट शासक बना था जो है दिलीप सिंह, है ना। शेर सिंह का बेटा जो था वो कौन था, दिलीप सिंह था, है ना। शेर सिंह का बेटा दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह हार गया था और उसके बाद जो तुमने वो जो कहते हैं लेफ्ट यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के तहत जो थे ना वो क्या कर लिया, मतलब हड़प की नीति के तहत उनको शामिल कर लिया गया, है ना। और बाद में हम लोग पंजाब के बाद बंगाल हो गया। बंगाल के बाद हम लोग देखें कि पंजाब देख लिए। पंजाब में एक चीज हम लोग अभी जब लुसेंट में देखेंगे कंटेंट में, तो उसमें हम लोग सभी उनके राजाओं के जो गुरु थे उनके बारे में भी देख लेंगे। अब हम लोग लुसेंट का जो कंटेंट हम लोग देखते हैं रिवीजन के तौर पर, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो था, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोग बताए थे। कर्नाटक में जितने भी युद्ध लड़े गए वो यहाँ के युद्ध नहीं थे। फर्स्ट जो युद्ध लड़ा गया था मेनली वो ऑस्ट्रिया के जो है उत्तराधिकार की लड़ाई थी, वियना के उत्तराधिकार की लड़ाई थी, और उसको यहाँ पर जो था लड़ा गया था। तो भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार की लड़ाई कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। और लड़ाई पे कहाँ पे हो रहा था, कर्नाटक में। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हो रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। ये सेंट टोपे की लड़ाई हुई थी और जिसमें कि फ्रांसीसी सेना की
जो है वो जीत हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुआ, एक्स ला सापेल यानी एलास्पा की संधि के साथ ही समाप्त हुआ। और इस संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का जो है कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद था। मैंने बताया था यहाँ पर उत्तराधिकार यानी कि जो है हैदराबाद और कर्नाटक में जो है वो फ्रांसीसी और अंग्रेज। यहाँ पे जो है फ्रांसीसी ने सपोर्ट किया था मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को, और क्लाइव ने सपोर्ट किया यानी अंग्रेज सपोर्ट किया था वो हैदराबाद में नसीर जंग को, और कर्नाटक में मतलब है अनवरुद्दीन को। इसमें जो है नसीर जंग मारा गया, और मतलब किसके साथ, फ्रांसीसी सेना के साथ लड़ाई करते करते ये मारा गया, मुजफ्फर जंग शासक बन गया। और इधर अनवरुद्दीन मारा गया, और इनका बेटा जो था मोहम्मद अली भी जो है वो मारा गया। इसके बाद में चंदा साहिब जो थे ना वो क्या बन गया, यहाँ का शासक बन गया था। तो यही है, कहता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से जो है ना अंग्रेजों ने जो है नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार को लेकर के नसीर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कर्नाटक में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई जो थे चंदा साहिब के मध्य जो है विवाद शुरू हुआ था। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है चंदा साहिब जो थे वो नवाब बने थे, अनवरुद्दीन मारा गया था। 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नेक्स्ट पॉइंट, 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी जो है फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का नवाब बना। नेक्स्ट पॉइंट, अनावरुद्दीन के पुत्र जो है मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचिनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली की दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्नाटक युद्ध जो है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के में जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। और युद्ध से प्रभावित हुए थे दोनों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी। 1748 ईस्वी में हुए एलास्पा की संधि लास्पा की संधि के साथ युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तो फर्स्ट कौन था, एलास्पा की संधि। सेकेंड हम लोग कहते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1749 से लेकर के जो था 1754 ईस्वी तक था। यानी कि जो है 5 साल तक लगभग चला था। और इसमें यह युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया, और उसकी जगह पर जो है गोडेयू को जो है भारत में एंग्लो फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। ये कौन सी संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी। फर्स्ट एलास्पा की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि हुई थी। कब हुआ था, 1755 ईस्वी में हुआ था, जनवरी 1755 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी में हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था उसी का एक अंग था। और 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर युद्ध समाप्त हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर हम लोग कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किसके साथ संधि, कौन सी संधि हुई थी, एलास्पा की संधि हुई थी। द्वितीय जो था ना आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा जो था वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। 1752 ईस्वी में जो था स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में जो था अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण से डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1754 ईस्वी में गोडाऊ को जो है अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। फर्स्ट हम लोगों ने बात किया एलास्पा की संधि, द्वितीय बात किया पांडिचेरी की संधि, और तीसरा जो था वो पेरिस की संधि हुआ था।
1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वनडिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया। फ्रांसीसी इसमें यानी कि वनडिवास के युद्ध के बाद जो थे ना बेचारा वो खड़ा नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से हार गया था, और उनके पास दो जो होता है ना वो क्षेत्र बच गया था, एक पांडिचेरी का, दूसरा जो था ना चंद्रनगर का। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन नहीं मतलब छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा जो था अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक जो था ना फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आजादी का तक जो था फ्रांसीसियों के कब्जे में रहता है। तो दो रहा था, एक पांडिचेरी रहा था, दूसरा चंद्रनगर रहा था, किसके बीच, किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। बाद में सारे अंग्रेज ले लिया था फर्स्ट। और उसके बाद हम लोग ये जो है कर्नाटक के बाद अब हम लोग बात करेंगे बंगाल पर। तो बंगाल यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुगल शासक को राजस्व भेजना बंद कर दिया था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने पूर्ण रूप से जो था ना बादशाह को जो था ना नहीं माना था। उसके उसके लिए हम लोग देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन था, सरफराज खान था, अलवर्दी खान था, उसके बाद जितने सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था, मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला और सैफुद्दौला और मुबारक अदौला। ये जो थे ना बंगाल के नवाब थे, है ना। मुर्शीद कुली खां फर्स्ट थे, उसके बाद सुजाउद्दीन था, तीसरा जो थे सरफराज खान था, और चौथा जो थे ना वो अलवर्दी खान था। अलवर्दी खान ने जो थे ना बादशाह को यानी कि जो थे ना बादशाह को कर देना यानी कि इधर रूप से इधर मुगल राजस्व भेजना बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? अलीवर्दी खान ने भेजना दिया। मुर्शीद कुली खान किया गया तो इसने अपनी राजधानी को जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आया। मुर्शीद कुली खान नाम ही है, तो इन्होंने ढाका से अपनी राजधानी को कहाँ पे ले आया? मुर्शिदाबाद लेकर के आया गया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की, और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, तकावी ऋण वो होता है जो कृषि यानी कि कार्य करने से पहले जो तो आगामी ऋण दिया जाता है, मतलब कोई भी फसल उपजाने के लिए उनको ऋण दिया जाता है, वो तकावी ऋण कहलाता है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया, और इसका उत्तराधिकारी जो होता है ना उसका दामाद सुजाउद्दीन था। तो सुजाउद्दीन हो गया, मुर्शीद कुली खान का जो है उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन बना, और वो 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक रहा। तो 1713 से लेकर के 1727 ईस्वी तक कौन रहा? मुर्शीद कुली खान रहा। उसके बाद 1727 से लेकर 1739 ईस्वी के बीच में कौन रहा? सुजाउद्दीन रहा। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में जो है सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खान जो है बंगाल का नवाब बना। कब बना? 1740 ईस्वी में जो है कौन बना? अलवर्दी खान जो था ना वो शासक बना। किसको मार करके बना? खान को मार करके बना था। इसने अपने शासन काल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, और इसके शासन काल में बंगाल इसका जो था समृद्धशाली बन गया। इतना समृद्धशाली बन गया था कि इसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इसका उत्तराधिकारी इसका जो था ना दामाद सिराजुद्दौला बना था। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का जो था ना वो दामाद था सिराजुद्दौला, है ना। 20 जून 1756 ईस्वी को जो था ना कालकोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसमें कि हम लोग नामक घटना हुआ था, और इस घटना के रचयिता जो थे ना जर्ड हॉलवेल के अनुसार जो थे ना नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात से 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 जिंदा रह गए थे। 123 जो थे ना वो खत्म हो गए थे, है ना। मैंने बता दिया था घसीडी बेगम और जो है हम लोग कहते हैं उनके वित्त मंत्री जो थे उनके साथ लड़ाई चल रहा था, लेकिन बीच में ये जो था ना क्या किया कि बना रहा था, हम लोग कहते हैं फोर्ट बना रहा था। इसके कारण से वहां पर जो 146 जो थे कामगार जो थे उनको लाया, और एक वो जो है घर में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जो है वहां पर 146 में से कितने सिर्फ बच गए थे? तो वहां पर सिर्फ 146 में से बच गया था मात्र, यानी कि 23 बच गया था, 123 मारे गए थे। और बाद में जो थे ना यही जो थे ना क्या कहलाया? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध?
क्लाइव और जो है किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण से जो था ना वो पराजित हुआ, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर चूंकि पहले एग्रीमेंट साइन हो गया था कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको शासक बनाऊंगा, है ना। प्लासी की लड़ाई में दो ही आदमी जो कि मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना जो है नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित कर दिया। तो मीर जाफर हम लोगों ने बता चुके हैं कि मीर जाफर जब शासक बना, शुरू में तो वो सारे जितने भी थे वो मतलब कर यानी कि जो राजस्व होता था वो अंग्रेजों को देता था, लेकिन बाद में जो है वो क्या किया कि ये देना बंद कर दिया, ये कम कर दिया। और जब ये कम कर दिया तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि मतलब सिराजुद्दौला के जो लड़ाई चल रहा था वो घसीटी बेगम इनकी अपनी चाची थी, और दूसरा जो था राज बल्लभाचार्य इनके वित्त मंत्री थे जो राजकोषीय अध्यक्ष थे, उनके बीच में इनका लड़ाई चल रहा था। इधर जो था वो फोर्ट बना रहा था अंग्रेज, और उसमें जो था 146 में से 123 लोग मारे गए थे, जो कि हम लोग कहते ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके नाम से जाना गया। और उसके बाद जो ब्लैक होल ट्रेजेडी था जिसको कालकोठरी की त्रासदी कहा था, वो कब हुआ था, 20 जून 1700 जो है वो 56 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि 1757 ईस्वी में मीर जाफर और मीर कासिम इन दोनों का इतिहास आप जान लीजिए बस। सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर के जो था ना विश्वासघात के कारण से ही जो था ना वो कौन हारा था, सिराजुद्दौला हारा था। सिराजुद्दौला मतलब जो मीर जाफर किसके साथ सेटिंग कर लिया था, अंग्रेजों के साथ। मतलब उसके बाद जो था ना उस समय में यानी कि जो प्लासी के युद्ध में जो था ना सिराजुद्दौला के साथ तो सिर्फ दो लोगों ने दिया था, और उसका नाम था जो मोहनलाल और दूसरा था मीर मदान, जो अपनी एक सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर के सिराजुद्दौला का साथ दिया था। लेकिन आत्मघाती यानी कि जो है वो कहते हैं कि धोखाधड़ी किसने किया था, मीर जाफर ने किया था। किसके लिए, नवाब बनने के लिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। दाव बनते ही, अब देखिए किसी को आप अगर गांव की मुखिया बना देंगे तो आप लोग चाहेंगे कि मतलब जो है लगभग 70% कमीशन जो तो हमें मिले। तो उसको तो पूरा नवाब बना दिया था बंगाल का, और बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। तो जितनी भी संपत्ति थे मैक्सिमम कहता था अंग्रेज हमें दे दो। अंग्रेज को देने के कारण से जो है नेक्स्ट जो है स्टेप ये हुआ कि दस्तक जो प्रणाली होता था, जो व्यापार करने के लिए जो टैक्स का एक टैक्सेशन के लिए दस्तक प्रणाली दिया जाता था। दस्तक प्रणाली जो होता था वो व्यापार में छूट के लिए दिया जाता था। ये अंग्रेज तो यूज करता ही था, साथ में दूसरे को भी दे देता था कि भाई ये भी तुम लोग, तुम क्यों कर्ज मतलब तुम भी क्यों टैक्स दोगे, खत्म करो कहानी। एक तो पहला वो पैसे ले रहा है, दूसरा टैक्स यानी आमदनी का स्रोत कम कर रहा है, जिससे मीर जाफर परेशान हो गया। उन्होंने जो था ना ये मतलब धीरे धीरे कम करने लगा। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उसका दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम को जो था ना मतलब वहां का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब। तो अब मीर जाफर से कौन बन गया, मीर कासिम बन गया। मीर कासिम जैसे ही नवाब बना उन्होंने बोला कि ठीक है भैया एक चीज समझ लो। सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी को बदल लिया। मुर्शिदाबाद से कहाँ पे ले आया, मुंगेर ले आया। तो मैंने जो है बताया था राजधानी जो था ना वो एक पहले वो ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर बाद में मुंगेर आया था। इन्होंने क्या किया, राजधानी को चेंज किया, मुंगेर ले आया। थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे तो थोड़ा जो है ना मतलब कम इसके साथ तो होगा। तो मुंगेर जब राजधानी ले आए, मीर कासिम जो था अंग्रेजों की बात पर मतलब नहीं चला। नहीं चलने के कारण से क्या किया, तो मीर कासिम का फिर वहां पे ससुर मीर जाफर को पकड़ के लाया और जो था यहाँ पर बैठा दिया। मीर जाफर जो था मतलब ठीक है, उसने बोला होगा कि ठीक है हमारे दामाद जो था ना मतलब नहीं कर रहा है, मैं अगर आऊंगा तो मैं आपको फिर से पैसे दूंगा, है ना। तो इसलिए जो था ना मीर जाफर को फिर लाके बना दिया। अब मीर कासिम भैया अब ये समझ नहीं पाया, इन्होंने बोला कि भैया चलो अब अलायंस बनाते हैं। अलायंस बनाते हैं किसके लिए, अंग्रेज से तो हम खुद अकेला लड़ नहीं सकते हैं, तो चलो ये अलायंस बनाते हैं। अलायंस नहीं, इन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला को पकड़ा, है ना। शाह आलम द्वितीय यानी कि जो है मुगल जो थे उसको पकड़ा। और शाह आलम द्वितीय के बाद जो थे एक बन गया शाह आलम द्वितीय, दूसरा हो गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा हो गया मीर कासिम। ये तीनों मिलके जो थे ना जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया। और लड़ाई करने के बाद इनका जो है वो फिर भी बात नहीं बनी, और जो है क्या हुआ, ये हार गए। और हारने के बाद जो है इनको यानी कि जो है क्या देना पड़ा,
वो मतलब फिर से जो था ना, मतलब संधि हुई थी, और संधि होने के बाद जो था इनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों जो थे ना वो क्या देना पड़ा था, कि इनको दीवानी वहां पे देना पड़ा था। ये हम लोग पढ़े थे और इसको रिवीजन कर। अब हम लोग कहते हैं कि बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर था। बक्सर का युद्ध जो था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए, और इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो हम लोग पलासी में देखे थे, और इसके बाद यहाँ पे देखे हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं यहाँ का जो सेनापति था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। एक कौन था, हेक्टर मुनरो था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 प्लासी के युद्ध के समय में वहां के सेनापति यानी अंग्रेजों के सेनापति को रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ का जो था ना वो हेक्टर मुनरो था। अब हम लोग मैसूर की बात करते हैं। तो मैसूर में 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु जो थी ना वो कब कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का जो था उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने जो है अगली अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया, और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसका। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इसका इस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। उस समय में जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो वो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। उस समय में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे। इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। कि मतलब कौन कौन, ये मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो है वो किसके खिलाफ लड़ रही थी, वो मतलब मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो बेचारा मैसूर तो हारेगा ही भैया। इतने होने के बावजूद भी वो हार गया। कारण तो एक ही था कि यहाँ पे ये लोग त्रिगुट बना के बैठे पड़े थे। अंग्रेज था, हैदराबाद था, मराठा था, तीनों। टीपू की मृत्यु युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध में यानी कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा था। टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा था उस पे शेर का तस्वीर होता था। 1760 ईस्वी में बंडीवास का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट का नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। जो संधि हुई थी, फर्स्ट हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा हुआ था मैंगलोर की संधि, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी, जिसका कि मतलब डिराइव किसने किया था, हैदर अली ने किया था। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि है ना, उसमें हैदर अली मारा गया था। तीसरा युद्ध में मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ 1792 99 में। जरूरत नहीं पड़ी, खुद युद्ध में वो खुद हार मतलब मर ही गया था, यानी कि टीपू सुल्तान खत्म हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अब पंजाब की बात। पंजाब में किसके, सिख लोगों की बात करते हैं। तो देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना के श्रेय गुरु नानक जी को जाता है। प्रथम गुरु जो को है, और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। कौन, गुरु नानक जी। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। कब हुआ था, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय का स्थापना किया। गुरु नानक ने अपने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत जो है लंगर स्थापित करवाया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते जुलते थे, है ना। तो संगत हो गया और पंगत हो गया, जहां मिलके बैठते हैं संगत, और जहां पर खाते हैं तो वो पंगत, है ना। लंगर, पंगत मतलब होता है पंक्ति में बैठ के खाना, पंगत मतलब लंगर हो गया, है ना। तो ये हो गया संगत और पंगत में गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गया था। कब हुआ था, 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुरु आनंद दूसरे गुरु हुए, उनका गुरु आनंद। गुरु आनंद, सॉरी गुरु आनंद ने, गुरु अंगद। फर्स्ट गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद।
का जो हम लोग पीरियड रहा था वो 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक रहा था। सिखों के दूसरे गुरु थे कौन? गुरु अंगद। और इनका जो है प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था, लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो था ना गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु जो थे ना वो अमरदास थे। क्या थे? अमरदास। तो यानी कि दूसरे गुरु ने क्या क्या कार्य किया? तो दूसरे गुरु ने पहले तो उनका जो लंगर व्यवस्था था यानी गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का जो है वो आरंभ किसने किया था? दूसरे गुरु अंगद ने किया था। अब आ जाइए तीसरे गुरु। तीसरे गुरु कौन थे? वो अमरदास था। इनका जो कार्य मतलब जो इनका जो पीरियड है वो 1552 ईस्वी से लेकर के 1574 ईस्वी था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित करवाया। इन्होंने क्या क्या विवाह को अलग पद्धति से अपनाने के मतलब अपनान करके हिंदुओं से अलग होने की जो है ना उन्होंने कार्य किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री जो है बीवी भानी को कई गौ दान में दिया था। बीवी भानी अभी हम लोग इनका आगे भी चर्चा करेंगे। जो अमरदास ने 22 गद्दियों पर जो है 22 गद्दियों अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति यानी बीवी भानी के पति जो थे वो रामदास थे, जो कि हम लोग कहते हैं सिखों के चौथे गुरु थे। तीसरे गुरु की बेटी और चौथे गुरु की जो है पत्नी थी कौन? बीवी भानी। और बीवी भानी को जो अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को जो है गुरु का पद सौंपा। इन्होंने अर्जुन को सौंपा था। तो यानी पांचवें गुरु कौन बन जाएंगे? गुरु अर्जुन दास, है ना। और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन जो है इनका जो मतलब जो है हम लोग कहते हैं समय वो 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक था। सिखों के पांचवें गुरु। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें जो है गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं हैं और गीत है इनमें संकलित है। किसमें? आदि ग्रंथ में। रचना किसने? गुरु अर्जुन ने किया। कौन से गुरु? पांचवें नंबर के गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रायदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था, जिसका कि हम लोग कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह ने उस पर सोने की चादर चढ़ा करके स्वर्ण मंदिर बाद में नाम दिया था, है ना। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण से जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। कौन से गुरु? पांचवें नंबर के गुरु थे। सिखों के छठे गुरु जो होते ना वो बने हरगोविंद। उनका की समय था वो 1606 ईस्वी से लेकर के 1645 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर की सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। तो अमृतसर की स्थापना हम लोग देखे थे। मतलब किन के द्वारा जमीन दिया गया था? अकबर के द्वारा दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो बीवी भानी को दिया गया था। बीवी भानी कौन थी? यानी कि जो है तीसरे गुरु की बेटी और चौथे गुरु की जो है वो पत्नी थी। चौथे गुरु कौन थे? रामदास। और तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास, है ना। तो ये हो गया। ये दो तलवारें बांध करके कौन बैठता था? यानी कि गुरु जो थे ना हरगोविंद थे। वो कौन से गुरु थे? छठे नंबर के गुरु थे। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु जो थे ना हर राय। इनका कार्य मतलब इनका पीरियड जो है 1645 से लेकर के 61 था। और इन्होंने जो थे ना दारा सिकों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिको, है ना। दारा सिको नाम याद होना चाहिए। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हम लोग लड़ाई देखे थे, है ना। तो दारा सिकों यानी इनकी सिखों के आठवें गुरु गुरु हरराय। इन्होंने दारा सिकों को मिलने पर जो है ना आशीर्वाद दिया था। औरंगजेब के आठवें गुरु हरकिशन हुए। इन्होंने इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी और इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था।
सिखों के नौवें गुरु जो थे ना तेग बहादुर, इनका जो पीरियड था वो 1664 से लेकर के 1675 ईस्वी तक था। और हुए इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण से औरंगजेब ने इन्हें जो है वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। इनको गुरु तेग बहादुर को, कौन से गुरु थे, गुरु नंबर 9th, यानी नौवे गुरु थे। उसके बाद जितने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका समय था 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक। 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक था। और इनका जन्म जो था ना वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह का, इन्होंने सिखों के लिए 5 कौकार का अनिवार्य किया। अर्थात ये प्रत्येक सिख को केस रखना है, कंघा रखना है, कृपान रखना है, कच्छा रखना है और कड़ा पहनना है, रखने की अनुमति दी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए अनुदेश किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था, है ना। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा एवं कार्यस्थली पाओता था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जो था ना जफरनामा लिखे थे। क्या किसमें? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने जो है दीवार में चिनवा दिया था। इनके दो पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के जो थे ना दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनको कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने जो है दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। उनके बाद कोई भी गुरु नहीं बना। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था, जो कि महाराष्ट्र में नांदेड़ है ना। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था और इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। कौन? बंदा बहादुर। इनके पिता का नाम रामदेव जो है भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इनके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनवाया। इन्होंने जो है गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट पॉइंट, बंदा ने जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह फर्रुखियत के आदेश पर 1600 सॉरी मुगल बादशाह फर्रुखियत के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुखियत के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है वह, जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का जो है दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल हम लोग कहते हैं सुकर चकिया मिसल को। इंपोर्टेंट, राजा रंजीत सिंह की बात कर रहे थे। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म जो है गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ पे हुआ था। और इसके दादा जो थे चरत सिंह ने 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल, लाहौर किसने दान दिया था?
रंजीत सिंह हम लोग जानते हैं कि वहां पर जो है अफगानिस्तान के जो है मतलब अफगानिस्तान से इनको मतलब जो जमान शाह शासक थे जिनको इनको लाहौर जो थे ना वो गिफ्ट के स्वरूप में दिया था, लाहौर। तो वहां पे राजधानी इन्होंने बनाया, लाहौर का शासक बना। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में हुई संधि थी, पहला लाहौर की संधि थी, 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। और जो है भैरोवाल की संधि हो वो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का जो है प्रवास पंजाब में मान लिया गया है। मतलब भैरव सिंह, अभी देखो दिलीप सिंह शेर सिंह का जो था ना वो बेटा था दिलीप सिंह। 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था भैरववाल की संधि। और उसमें इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के लिए दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास जो है पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को जो है राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो है चिलियाना चिलियाना वाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच में हुआ था, लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई जो था गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। और इस युद्ध में जो सिख बुरी तरीके से पराजित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के भेज दिया गया। हम लोगों ने इस तरह से पहले कंटेंट में जितने रिवीजन किए थे उसको हम लोग बाद में इसे देख करके एक बार रिवीजन कर लिए। इसमें देखिए हम लोगों ने जितने भी स्वतंत्र राज्य था उसके बारे में चर्चा किया। अब आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइए कि इसको और किस तरीके से अच्छे बनाया जा सकता है, इस वीडियोस को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से और पेश किया जा सकता है। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। आपका अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करके आप जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।